चुके हैं, सिलेबस या भाग को पढ़ चुके हैं। अब अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक को पढ़ना है। पूरे पॉलिटी में यही पढ़ना है, तो ये हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, ये आप पढ़ेंगे, आप अपना याद करेंगे। इसके बाद आगे है भारतीय राज्य व्यवस्था एक परिचय। पूरे पॉलिटी में तो अनुच्छेद पढ़ाएंगे, अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, भाग 1 में संग्राम क्षेत्र, तो वहां पर पढ़ाएंगे, तो वहां पर आप अपना देखिएगा, समझ गए? तो ये आप अपना देखिएगा। इसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था एक परिचय। सबसे पहले इस टॉपिक से हम आपको अवगत करवाते हैं। ये एक ओवरव्यू है, भारतीय राज्य व्यवस्था एक परिचय, ये एक ओवरव्यू है। तो ये एक ओवरव्यू हम आपको इंडियन पॉलिटी का दे देते हैं, और फिर तब हम आएंगे संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो सबसे पहले इसको हम डील करते हैं आपके साथ, और इसमें कुछ बातें ऐसी है जो पिछले क्लास में हमने आपके साथ डील किया है, तो वैसी कुछ बातें इस चैप्टर के जिसको हमने आपके साथ डील नहीं किया है, हमने आपके साथ डिस्कस नहीं किया है, उन बातों की चर्चा सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं, फिर इस चैप्टर पर आएंगे संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। वर्तमान का जो संसार है, वर्तमान का जो विश्व है, इसमें अधिकतर देशों में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। अधिकतर देशों में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। और वैसे देश जहां पर लोकतंत्र है, जहां लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, उन देशों में शासन प्रशासन संविधान के तहत चलाए जाते हैं। उन देशों में शासन प्रशासन संविधान के तहत चलाए जाते हैं। और अगर बात संविधान की जाए, संविधान की अगर बात की जाए, तो विश्व के लगभग अधिकतर लोकतांत्रिक देशों की राजनीतिक प्रणाली में सर्वोच्च स्थान संविधान को ही प्राप्त होता है। जैसे अपने देश भारत की विशेष तौर पर अगर हम लोग बात करें, तो भारत में लोकतंत्र है, भारत में डेमोक्रेसी है, आप जानते हैं। और जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है। और संविधान सर्वोच्च है का प्रावधान भारत के संविधान में अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की अगर हम लोग बात करें, तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च क्या है? तो सर्वोच्च है संविधान। सर्वोच्च क्या है? संविधान। और यह प्रश्न परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी संविधान, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल। तो आंसर क्या हो जाएगा? संविधान। क्या हो जाएगा? संविधान। और संविधान सर्वोच्च है का प्रावधान भारत में कहां से लिया गया है? अमेरिका। कहां से? अमेरिका से लिया गया है। इसके बाद अगर संविधान की बात की जाए, तो संविधान दो प्रकार का होता है। एक होता है लिखित और दूसरा होता है अलिखित। तो संविधान की अगर हम लोग बात करें, तो जो संविधान होता है, संविधान कितने प्रकार का होता है? दो, एक लिखित और दूसरा अलिखित। अलिखित, अलिखित। अब भारत की बात की जाए, तो जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान जो है लिखित संविधान है। भारत का संविधान लिखित संविधान है। भारत ही नहीं बल्कि भारत के अलावे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, जर्मनी, इन सभी देशों का संविधान लिखित संविधान है। वही अगर ब्रिटेन के संविधान की अगर हम लोग बात करें, तो ब्रिटेन का संविधान जो है आपको अलिखित है। क्या है? अलिखित, अलिखित है। और अगर विश्व की बात की जाए, तो विश्व का पहला लिखित संविधान जिस देश का है वह है अमेरिका। विश्व का पहला लिखित संविधान जिस देश का है वह कौन है? अमेरिका। अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। साथ ही साथ विश्व का सबसे बड़ा संविधान अपने देश भारत का संविधान है। सबसे छोटा संविधान मोनाको का संविधान है। और संविधानवाद की शुरुआत ब्रिटेन से हुई है। कहां से हुई है? ब्रिटेन। ये सब बात पिछले क्लास में बताए थे, हमको पता है, और लिखाए भी थे, हमको लगता है लिखाए भी थे, हमको पता है ये बात। ऐसा नहीं कि हम भूल गए, बस हम आपका रिवीजन करवा रहे थे इतना। ये सब बात बताए हुए हैं पिछले क्लास में। अब इससे आगे बढ़ना है। अब देखिए, भारत की अगर बात की जाए, तो भारत के संविधान को बनाने में जो सबसे बड़ा योगदान है, भारत के संविधान को बनाने में सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर का भारत के संविधान को बनाने में सबसे बड़ा योगदान रहा है। यही कारण है कि अंबेडकर को
भारतीय संविधान का निर्माता या भारतीय संविधान का पिता, आधुनिक भारत का मनु, ये तमाम उपाधियों से इन्हें पुकारा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और अंबेडकर साहब का संविधान सभा में क्या महत्व था, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। आगे जो बात बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से आप सुनिएगा। देखिए, आप सभी लोग इस बात से निश्चित तौर पर अवगत होंगे कि जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान संविधान सभा नामक एक संस्था ने बनाया है। भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान किसने बनाया है? संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने, संविधान सभा ने बनाया है। संविधान सभा ने बनाया है। अब जो संविधान सभा है, इसमें अनेकों सदस्य थे। अब कितने सदस्य थे इसकी चर्चा संविधान सभा नामक चैप्टर में करेंगे, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर हुआ था और कैबिनेट मिशन योजना ने संविधान सभा में 389 सदस्य निर्धारित किया। लेकिन जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ, तब संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ और तब जाकर संविधान सभा में 299 सदस्य रहे। और संविधान सभा में जो 299 सदस्य बचे थे, वो 299 सदस्यों ने मिलकर ही भारत के संविधान का निर्माण करवाया। तो संविधान सभा एक बहुसदस्यीय निकाय वाली संस्था थी। संविधान सभा एक बहुसदस्यीय निकाय वाली संस्था थी। आजादी से पहले संविधान सभा में 389 सदस्य और आजादी के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य। अब 299 सदस्य थे, उन्हीं ने संविधान बनाया। अब 299 सदस्य में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे। अगर अंबेडकर की बात हम लोग करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में बंगाल प्रेसिडेंसी से चुने गए थे। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, अंबेडकर संविधान सभा में बंगाल प्रेसिडेंसी से चुने गए थे। बंगाल प्रेसिडेंसी से चुने गए थे। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में बंगाल प्रेसिडेंसी से चुने गए थे। लेकिन यह बात है आजादी से पहले की। आजादी से पहले डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में बंगाल प्रेसिडेंसी से चुने गए थे। लेकिन 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली और उससे ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। और जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो बंगाल प्रेसिडेंसी का वह हिस्सा, वह क्षेत्र, वह भाग जहां से अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे, वह भाग या वह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। और जब वह भाग या वह हिस्सा पाकिस्तान में चला गया तो आजादी के बाद डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं रह गए थे। आजादी के बाद डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं रह गए थे। और जब अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं रह गए तो संविधान सभा का निर्माण संबंधी कार्य बंद पड़ गया था। अंबेडकर जब संविधान सभा के सदस्य नहीं रह गए तो संविधान सभा जो संविधान का निर्माण कर रही थी, वह काम ठप पड़ गया, वह काम बंद पड़ गया। यह बात संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पता चला तो राजेंद्र प्रसाद ने एम आर जयकर को कहा कि आप संविधान सभा के सदस्य हैं, आप त्यागपत्र दे दीजिए। और एम आर जयकर मुंबई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के सदस्य हुआ करते थे। राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने जयकर को कहा आप त्यागपत्र दे दीजिए। राजेंद्र प्रसाद के कहने पर जयकर ने त्यागपत्र दिया और फिर बंबई प्रेसिडेंसी, जहां से जयकर ने त्यागपत्र दिया, उस बंबई प्रेसिडेंसी से ही डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। और डॉक्टर अंबेडकर आजादी के बाद संविधान सभा के सदस्य बंबई प्रेसिडेंसी से बने। तो आजादी से पहले अंबेडकर बंगाल प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के सदस्य थे, वहीं आजादी के बाद डॉक्टर अंबेडकर बंबई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के सदस्य बन पाए। और आजादी के बाद जो डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य बन पाए थे, वह राजेंद्र प्रसाद के कारण बन पाए थे। जो राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। अगर राजेंद्र प्रसाद नहीं चाहते तो डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा का सदस्य नहीं बन पाता, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
संविधान बन ही नहीं सकता है। इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जयकर साहब को त्याग पत्र दिला करके बंबई प्रेसिडेंसी से डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य बनाया। इस प्रकार अंबेडकर साहब संविधान सभा के सदस्य बने और तब फिर संविधान का निर्माण कार्य होना शुरू हुआ और संविधान तब जाकर भारत का बना और भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। यह बात हो गई। अब देखिएगा आप, देखिए कोई भी लोकतांत्रिक देश हो, कोई भी लोकतांत्रिक देश हो, किसी भी लोकतांत्रिक देश में शासन संविधान से चलता है। और संविधान के विषय में हमने आपको बताया संविधान क्या है। संविधान नियम उपनियम का एक किताब है। पिछले सेशन में हमने आपको यह बात बताया था। अब किसी भी लोकतांत्रिक देश की सरकार के समक्ष कई सारी समस्याएं होती है। किसी भी लोकतांत्रिक देश के सरकार के पास कई सारी समस्याएं होती है, लेकिन किसी भी लोकतांत्रिक देश के सरकार की 3 प्रमुख समस्या होती है। किसी भी लोकतांत्रिक देश की सरकार की कितनी समस्या होती है? 3 समस्या होती है। 3 मुख्य तौर पर, ऐसे तो अनगिनत समस्या होता है, लेकिन मुख्य तौर पर किसी भी देश जहां लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली हो वहां की सरकार के समक्ष 3 समस्या होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि 3 समस्या क्या होता है। पहला समस्या होता है विधि का निर्माण करना, विधि या कानून का निर्माण करना, विधि या कानून का निर्माण करना। दूसरा समस्या होता है कानून का पालन करवाना, पालन करवाना या कानून को लागू करवाना, कानून को लागू करवाना। और तीसरा समस्या होता है किसी भी कानून को लेकर अगर विवाद हो गया, कानून को लेकर विवाद हो गया, उसका निपटारा करवाना, उसका निपटारा करवाना। देखिए देश, अगर देश की आप बात करेंगे तो देश संविधान से चलता है। देश संविधान से चलता है। यही कारण है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर संविधान है और देश संविधान से चलता है। इसी आधार पर लोकतांत्रिक देशों की 3 प्रमुख समस्याएं होती है। एक कानून या विधि का निर्माण करना, दूसरा उसे लागू करवाना और तीसरा अगर विवाद हो तो उसका निपटारा करवाना, अगर विवाद हो तो उसका निपटारा करवाना। अब अगर आप बात भारत की करेंगे तो भारत में जो कानून का निर्माण है, भारत में कानून का निर्माण या विधि का निर्माण विधायिका करती है। विधायिका, भारत में विधि का निर्माण विधायिका करती है। और दूसरा है कानून का पालन करवाना या लागू करवाना। कानून का पालन या लागू या क्रियान्वित करवाने का काम कार्यपालिका करता है। कौन करता है? कार्यपालिका, कार्यपालिका करता है। और फिर अगर किसी कानून को लेकर कोई विवाद होता है तो उस विवाद का निपटारा न्यायपालिका करता है। उस विवाद का निपटारा कौन करता है? न्यायपालिका, न्यायपालिका। उस विवाद का निपटारा न्यायपालिका करता है। और यह जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है, यही भारत सरकार के 3 प्रमुख अंग है। आपसे पूछा जाता है कि भारत सरकार के कुल कितने अंग है, तो आपको जवाब देना है भारत सरकार के कुल 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब विधायिका का काम विधि या कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका का काम कार्य का पालन करवाना, कानून का पालन करवाना, न्यायपालिका का काम कानून के विवाद की स्थिति में उसका निपटारा करवाना। अब आप सब लोग जानते होंगे विधायिका, विधायिका के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा आता है। विधायिका के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा आता है। कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी। न्यायपालिका के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। यह बात है। अब देखिएगा जो भारत है, अगर बात हम लोग भारत की करें तो आप सब लोग बचपन से लेकर आज तक यह बात पढ़ते हुए आए होंगे कि जो भारत है, भारत 1947 में आजाद हुआ।
बचपन से लेकर आज तक हजारों दफा ये बात आप सुने होंगे, पढ़े होंगे। 1947 में भारत आजाद हुआ। अब आजादी से पहले भारत में ब्रिटिशों का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, यह भी बात आप जानते हैं। अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों का शासन था। और आजादी के बाद भारत में कानून का राज स्थापित हुआ। आजादी के बाद भारत में कानून का राज स्थापित हुआ या भारत सरकार का शासन स्थापित हुआ। और आजादी के बाद नहीं बल्कि 1950 में जब भारत में संविधान लागू हुआ, 1950 में भारत में जब संविधान लागू हुआ, तब से कहा जाता है कि भारत में कानून का राज स्थापित हुआ या भारत में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली की नींव पड़ी। कई प्रकार की बातें कही जाती है। अब यहां पर एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि जो 1947 से 1950 का अवधि है, 1947 से 1950 का अवधि है, इस अवधि के दौरान देश में शासन प्रशासन 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत चलाए गए थे। 1947 से 1950 के दौरान देश में शासन प्रशासन 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा चलाए गए थे। और जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, 1935 का भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाए गए थे। और 1935 का भारत शासन अधिनियम ही नहीं बल्कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडियन फ्रीडम एक्ट 1947, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक, ये सब अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किए गए थे। और इन अधिनियमों में ही 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है, जो ब्रिटिशों के द्वारा पारित किया गया सबसे बड़ा अधिनियम था। और इसी अधिनियम के तहत 1947 से 1950 तक देश के भीतर, भारत के भीतर शासन प्रशासन चलाया गया था। अब देखिएगा, अंग्रेज, अगर आप अंग्रेज और अंग्रेजी शासन को भारत में देखेंगे, जैसे आज के भारत को जब आप देखते हैं तो आप यह पाते हैं, आज के भारत में शासन प्रशासन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसके कैबिनेट के सहयोग से चलाने का काम करता है। उसी प्रकार से जो ब्रिटिश काल का भारत था, जो 1947 से पहले का भारत था, 1947 से पहले के भारत में अंग्रेजी राज्य में या अंग्रेजी शासन में भारत में शासन प्रशासन भारत के वायसराय चलाया करते थे। भारत में शासन प्रशासन भारत के वायसराय चलाया करते थे, भारत के वायसराय चलाया करते थे। और जो भारत का वायसराय हुआ करता था, भारत का वायसराय ही पहले भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था। और भारत का गवर्नर जनरल ही पहले बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था। और बंगाल का गवर्नर जनरल ही पहले बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। जैसे आज के डेट में राष्ट्रपति है, जैसे आज के डेट में राष्ट्रपति है, उसी प्रकार से आजादी से पहले भारत का वायसराय हुआ करता था। और भारत का वायसराय ही पहले भारत का गवर्नर जनरल, और भारत के गवर्नर जनरल ही पहले बंगाल के गवर्नर जनरल, और बंगाल के गवर्नर जनरल ही पहले बंगाल का गवर्नर कहलाता था। अब अगर बात अंग्रेजों की जाए तो जो अंग्रेज है, अंग्रेज का भारत आगमन 17वीं सदी में होना प्रारंभ हो गया था, 17वीं सदी में होना प्रारंभ हो गया था। लेकिन अंग्रेजों ने भारत में अपने शासन को स्थापित 18वीं सदी में किया, 18वीं सदी में किया, और 18वीं सदी के मध्य में किया। 18वीं सदी मतलब 1700 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी, 18वीं सदी का मतलब 1700 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी। 1700 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी के बीच में 1757 का ईस्वी आता है। और 1757 ईस्वी में भारतीय इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध हुआ है, जिसे हम लोग पलासी का युद्ध कहते हैं। और 1757 का जो पलासी का युद्ध है, उस युद्ध से ही भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई मानी जाती है। और 1757 के पलासी युद्ध से जब भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई, तो ब्रिटिशों ने भारत में शासन प्रशासन करने को लेकर एक प्रशासनिक पद का सृजन किया, जिसे बंगाल का गवर्नर कहा गया, जिसे बंगाल का गवर्नर कहा गया। तो जब आपको 1757 में भारत में ब्रिटिश
की स्थापना हुई तो ब्रिटिशों ने भारत में शासन करने को लेकर एक पद का सृजन किया जिसे बंगाल का गवर्नर कहा गया, जिसे बंगाल का गवर्नर कहा गया, बंगाल का गवर्नर कहा गया। यही बंगाल का गवर्नर बाद में जाकर इसी बंगाल के गवर्नर के कार्य अधिकार शक्ति में इजाफा कर दिया गया और यही बंगाल का गवर्नर बाद में जाकर बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। और यही बंगाल के गवर्नर जनरल के कार्य अधिकार शक्ति में इजाफा किया गया और यही बाद में कहलाया भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। और यही भारत के गवर्नर जनरल के कार्य अधिकार शक्ति में जब इजाफा कर दिया गया तो यही कहलाया भारत का वायसराय, भारत का वायसराय। अब देखिएगा बंगाल के गवर्नर का पद तो 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद आया है। वहीं 1773 में 71 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। 1833 में चार्टर एक्ट पारित हुआ था। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और 1858 में भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ था और 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया। अब यहां पर एक प्रश्न पूछता है, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन है, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन है, अंतिम वायसराय कौन है, यह बात आपसे पूछा जाता है। अब यहां पर प्रथम और अंतिम, तो यहां पर एक बात हमने आपको क्लियर किया है कि बंगाल के गवर्नर का पद 1757 के प्लासी युद्ध के बाद आया है। बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर एक्ट के तहत और भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। अब बात आता है प्रथम और अंतिम। अगर बंगाल के प्रथम गवर्नर की हम लोग बात करें तो बंगाल का प्रथम गवर्नर है रॉबर्ट क्लाइव, अंतिम गवर्नर है वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल है वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय है लॉर्ड कैनिंग। भारत के अंतिम वायसराय है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम वायसराय है लॉर्ड माउंटबेटन। आपके बिहार दरोगा का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, भारत के अंतिम वायसराय कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन। और आपके बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन यह भी है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, वारेन हेस्टिंग्स। और आपके बिहार दरोगा का पूछा हुआ यह भी क्वेश्चन है किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल बने हैं, तो आंसर 1833। ये तीनों क्वेश्चन आपके बिहार दरोगा का पूछा हुआ है, ये तीनों क्वेश्चन बिहार दरोगा का पूछा हुआ है। ये बात हुई, इसको आप याद रखेंगे। अब देखिएगा आप, यहां पर हमने आपको यह बात बताया था कि 1947 से पहले भारत में अंग्रेजों का शासन था। तो जो 1947 का ईस्वी है, एक प्रश्न आपसे यह पूछा जाता है। देखिए 1947 के ईस्वी के इर्द गिर्द से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में यह पूछा जाता है कि जो 1947 का वर्ष है, 1947 के वर्ष से पहले, 1947 से पहले भारत को राज्य क्यों नहीं कहा जाता था, भारत को राज्य क्यों नहीं कहा जाता था। यह प्रश्न एनडीए सीडीएस का पूछा हुआ है, यूपीएससी का पूछा हुआ है, बिहार हमको लगता है नहीं पूछा है, एसएससी का पूछा हुआ है, रेलवे का पूछा हुआ यह क्वेश्चन है, लेकिन बिहार दरोगा नहीं पूछा है, नहीं पूछा है। तो 1900 प्रश्न यह है कि 1947 से पहले भारत को राज्य क्यों नहीं कहा जा सकता था, कहा जा सकता था। 1947 से पहले भारत को राज्य क्यों नहीं कहा जा सकता था। देखिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात आप यहां पर यह समझिए कि राज्य, राज्य, राज्य क्या होता है। इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन क्रिएट होता है, राज्य क्या होता है, राज्य क्या होता है, क्या होता है, राज्य क्या होता है। समझाने से पहले लड़का होने के लिए क्या क्राइटेरिया है, लड़की होने के लिए क्या क्राइटेरिया है, लड़का होने के लिए अलग क्राइटेरिया है, लड़की होने के लिए अलग क्राइटेरिया है, तो कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया होता है। उसी प्रकार से राज्य होने के लिए 4 प्रमुख क्राइटेरिया होता है। वैसी कोई भी संस्था जिसमें 4 प्रमुख गुण होते हैं वह राज्य कहलाता है। तो कौन से 4 गुण, तो वैसी कोई भी संस्था जिसमें 4 गुण मौजूद होते हैं उसी को राज्य कहा जाता है। कौन से 4 गुण, एक
क्षेत्रफल का होना जरूरी है। दूसरा, जनसंख्या का होना जरूरी है। तीसरा, सरकार का होना जरूरी है। और चौथा, संप्रभुता का होना जरूरी है। संप्रभुता का होना जरूरी है। ये चार गुण, क्षेत्रफल, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, ये चार गुण, क्षेत्रफल, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, ये चार गुण जिस भी संस्था में होता है वह संस्था राज्य होता है। आप क्षेत्रफल का मतलब समझते हैं? क्षेत्रफल का अंग्रेजी एरिया होता है। जैसे भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद आप जनसंख्या का मतलब समझते हैं। आप जनसंख्या है भारत की, भारत की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ के आसपास है। जनसंख्या मतलब लोग, जनसंख्या का मतलब आप समझते हैं। फिर सरकार, कहीं पर जो क्षेत्रफल है वहां की जो जनसंख्या है, अब वहां शासन प्रशासन चलाने को लेकर सरकार होनी चाहिए। भारत में भारत सरकार है, भारत सरकार शासन प्रशासन चलाती है। फिर संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब समझना है आपको। देखिए, संप्रभुता या संप्रभु किसी भी संस्था में या किसी भी देश में या किसी भी राज्य में अगर स्वयं निर्णय लेने की शक्ति हो, अगर कोई भी देश, कोई भी राज्य, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्थान निर्णय स्वयं लेता है और उसके निर्णय के ऊपर किसी अन्य देश का दबाव नहीं होता है, किसी अन्य राज्य का दबाव नहीं होता है, किसी अन्य व्यक्ति का दबाव नहीं होता है, तो वह संप्रभु देश है, संप्रभु राज्य है, संप्रभु व्यक्ति है। जैसे अगर मान लिया जाए भारत की सरकार भारत के भीतर किसी भी प्रकार के निर्णय लेने को लेकर अगर स्वतंत्र है और भारत की सरकार पर किसी दूसरे देश का कोई दबाव नहीं है, मतलब भारत संप्रभु राष्ट्र है, भारत संप्रभु देश है। या अगर मान लिया जाए आप हैं, आप स्वयं को लेकर निर्णय लेने को लेकर स्वतंत्र हैं, आप स्वयं का निर्णय स्वयं लेते हैं, आपके निर्णय पर ना आपके भाई का प्रभाव है, ना आपके पिताजी का प्रभाव है, ना आपके माताजी का प्रभाव है, ना किसी अन्य का प्रभाव है। अगर आप निर्णय स्वयं लेते हैं मतलब आप संप्रभु हैं, आप संप्रभु हैं। तो वैसा कोई भी संस्थान, वैसा कोई भी देश, वैसा कोई भी राज्य जिसमें यह चार गुण मौजूद होता है वह आपको राज्य कहलाता है। अब राज्य होने के लिए तो यह चार गुण आवश्यक है, लेकिन एक प्रश्न यहां से थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़कर के यह भी पूछता है, बकलोल यही चश्मा मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे, माथा नोच रही है, सुन रहे हैं जी? है? नींद आ रहा है? चलिए शांत रहिए, शांत रहिए। तो एक प्रश्न आपसे ध्यान से सुनिएगा, एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, राज्य होने के लिए कौन कौन से गुण आवश्यक है? उसका उत्तर है चार, क्षेत्रफल, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। ठीक है। अब देखिए यहां से एक स्टेप आगे बढ़कर के एक प्रश्न पूछता है, यहां से एक स्टेप आगे बढ़कर के यह प्रश्न पूछता है कि राज्य होने के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है? यह प्रश्न पूछता है और ऑप्शन में चारों देता है। तो देखिए, राज्य होने के लिए सबसे आवश्यक तत्व है संप्रभुता। अगर ये चार ऑप्शन हो तो राज्य होने के लिए सबसे आवश्यक तत्व है वाला क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा? संप्रभुता। संप्रभुता। अब कहिएगा कैसी? तो देखिए ऐसे कैसे, तो इस प्रश्न को समझिएगा, इस प्रश्न को समझ लिए तो पता चल जाएगा कैसे। देखिए 1947 से पहले भारत को राज्य क्यों नहीं कहा जाता था? क्या 1947 से पहले भारत में क्षेत्रफल नहीं था? भारत में क्षेत्रफल था, फिर भी भारत को राज्य नहीं कहा जाता था। क्या 1947 से पहले भारत में जनसंख्या नहीं था? था। गांधी जी क्या थे? टैगोर क्या थे? नेहरू क्या थे? उस समय का जनसंख्या ही ना थे, तो जनसंख्या भी था, लेकिन फिर भी भारत को राज्य नहीं कहा जाता था। क्या 1947 से पहले भारत में सरकार नहीं थी? थी, सरकार थी, शासन प्रशासन चलाती थी, लेकिन फिर भी भारत को राज्य नहीं कहा जाता था। लेकिन 1947 से पहले भारत की सरकार के पास अपनी संप्रभुता नहीं थी, इसलिए 1947 से पहले भारत को राज्य नहीं कहा जाता था। 1947 से पहले भारत सरकार में संप्रभुता नहीं थी, इसलिए 1947 से पहले भारत को राज्य नहीं कहा जाता था। अब कैसे हम कह सकते हैं कि 1947 से पहले संप्रभुता नहीं थी? देखिए 1947 से पहले भारत के लिए
कानून का निर्माण भारत की सरकार नहीं बल्कि 1947 से पहले भारत के लिए कानून का निर्माण ब्रिटिश सरकार किया करती थी। भारत को लेकर निर्णय भारत की सरकार नहीं लिया करती थी, बल्कि भारत को लेकर निर्णय ब्रिटेन की सरकार लिया करती थी। और अगर आपको लेकर निर्णय आपके पिताजी ले रहे हैं, मतलब आप संप्रभु नहीं हैं। अगर आपके देश को लेकर निर्णय अमेरिका ले रहा है, मतलब आपका देश संप्रभु राष्ट्र नहीं है। और 1947 से पहले भारत को लेकर निर्णय ब्रिटेन ले रहा था, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि भारत 1947 से पहले राज्य नहीं था। भारत 1947 से पहले राज्य, तो समझ में आया कि भारत 1947 से पहले राज्य क्यों नहीं था। इसके बाद और राज्य होने के लिए सबसे आवश्यक गुण संप्रभुता है, यह बात समझ में आया। यह सब भारतीय राज्य व्यवस्था का एक ओवरव्यू है। अब देखिएगा, यहां पर एक चीज को समझिएगा। यहां पर हमने आपको विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। देखिए, एक बात पूछा जाता है कि विधायिका कार्यपालिका पर निर्भर है। अच्छा, बतियाने आए हैं आप दोनों, आप ही दोनों को बोल रहे हैं जो बतिया रहे थे। ठीक है, इधर नहीं देखते हैं, इसका क्या मतलब, बतियाइएगा। देखिए अभी कितना दिखा रही है कि ना एकदम निर्दोष है ही। बतियाना ना, मुंह तोड़ देंगे हम, समझ गए। जो बतिया रहे थे उनको बोल रहे हैं। चलिए शांत रहिएगा, शांत रहिए। ए लड़की लोग बतियाइए, हम क्लास छोड़ देंगे। अरे बतियाइए नहीं, अजीब वाले जी, बताइए काहे बतियाते हैं। हाँ, आप लोग नहीं बतियाते हैं, ठीक है। जो बतियाते हैं उनको बोल रहे हैं, ठीक है। बतियाना ही है तो ले जाइए ना, अपने रूम पे ले जाइए, आराम से बतियाइए बैठ करके, कौन करने वाला है। चलिए शांत रहिए। हल्ला काय करते हैं इतना है। जो हल्ला कीजिएगा, जिसका मुंह देख लिए, उठा करके यहां पर बुला करके 10 गो क्वेश्चन पूछेंगे, अब बेइज्जत कर देंगे हम। और जो लड़की बात करेगी या लड़का बात करेगा, उठा करके यहां बुला करके 10 गो क्वेश्चन पूछेंगे, कुटबो करेंगे, बेइज्जतो करेंगे, नहीं तो शांति से पढ़िए। अब देखिएगा, एक चीज समझिएगा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों के बीच आपसी संबंध है या नहीं है। तीनों के बीच आपसी संबंध है या नहीं है। तीनों एक दूसरे पर निर्भर करता है या नहीं करता है, क्या है क्या नहीं है, इन चीजों को समझना है। देखिए, अगर बात हम लोग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की करें तो इसमें विधायिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे पर परस्पर निर्भर है, दोनों एक दूसरे पर परस्पर निर्भर है। लेकिन अगर बात न्यायपालिका की करें तो न्यायपालिका के विषय में कहा जाता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 को आप पढ़िए। भारतीय संविधान का 124 स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की बात करता है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की बात करता है। फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 को पढ़िए, अनुच्छेद 50 को पढ़िए, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण करने की बात करता है, करता है। देखिए, आपको कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। अब एक एग्जांपल के तौर पर समझिएगा, कार्यपालिका और विधायिका परस्पर एक दूसरे पर कैसे निर्भर है। कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति आता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, निर्वाचन होता है, अर्थात राष्ट्रपति का चुनाव होता है। क्या होता है? चुनाव होता है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन अर्थात राष्ट्रपति का चुनाव होता है, और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। अब राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, उस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दूसरी बात, अगर राष्ट्रपति को हटाना हो तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, और महाभियोग भी लगातार लोकसभा और राज्यसभा ही है। दूसरी बात, तो कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति, विधायिका यानी लोकसभा या राज्यसभा पर निर्भर है, नहीं पता चल रहा है। राष्ट्रपति को चुनने का काम लोकसभा राज्यसभा के सदस्य, राष्ट्रपति को पद से हटाने का काम लोकसभा राज्यसभा के सदस्य करते हैं। तो कार्यपालिका विधायिका पर निर्भर हुआ, हाँ या ना? दूसरी बात, क्या विधायिका कार्यपालिका पर निर्भर है? इसका भी उत्तर है हां, है। अब कैसे? देखिए,
कानून का निर्माण, कानून का निर्माण, कानून का निर्माण, कानून का निर्माण करने वाली भारत की सबसे बड़ी संस्था है संसद, यानी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। बिहार दरोगा एक्साइज का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कानून का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन है, तो आंसर हो जाएगा संसद। संसद। और भारत के संविधान में जो कुल 395 अनुच्छेद हैं, उस 395 अनुच्छेद में से एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 यह कहता है कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर संसद का गठन किया जाता। कानून का निर्माण संसद करता है और संसद के अंतर्गत तीनों आता है, और कानून के निर्माण में तीनों का महत्व होता है। कानून के निर्माण में तीनों का महत्व होता है। तीन में से एक भी गायब, कानून का निर्माण नहीं हो सकता है। जैसे बिहार दरोगा बनने के लिए प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम, फिजिकल, तीन में से एक भी खत्म तो आप खत्म। तीनों में परफेक्ट होना पड़ेगा आपको, तब आप निखर पाइएगा। समझ गए? तो उसी प्रकार से जब तक तीनों की सहमति नहीं होगी तब तक कानून का निर्माण नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। अब मान लिया जाए विधायिका, इसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका के अंतर्गत आता है, लोकसभा राज्यसभा विधायिका के अंतर्गत आता है। मान लिया जाए विधायिका, विधायिका, लोकसभा राज्यसभा कोई विधेयक पारित कर दिया, लोकसभा राज्यसभा कोई विधेयक पारित कर दिया, राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति उस पर अनुमति नहीं दिया तो वह कानून नहीं बन सकता है। अगर राष्ट्रपति अनुमति दे दिया तो वह कानून बन जाएगा। मतलब विधायिका भी कहीं ना कहीं कार्यपालिका के ऊपर निर्भर करता है। आप समझिएगा, यहां पर राष्ट्रपति किसमें आता है, कार्यपालिका या विधायिक? कार्यपालिका। लोकसभा राज्यसभा किसमें आता है? विधायिका। ठीक है, कार्यपालिका विधायिका पर और विधायिका कार्यपालिका पर निर्भर करता, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कार्यपालिका विधायिका पर निर्भर करता है। और लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक पर जब तक राष्ट्रपति अनुमति नहीं देगा तब तक वह कानून नहीं बनेगा। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि विधायिका भी कार्यपालिका पर निर्भर करती। आए बात समझ में आया? आए, ये बात हो गई। अब क्या, अब अगला प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। क्या न्यायपालिका एकदम से 100%, 100% कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र है? नहीं, न्यायपालिका की भी निर्भरता कार्यपालिका और विधायिका पर है। कैसे है? तो देखिए, न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से संबंध हुआ या नहीं हुआ? हुआ। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत लोकसभा और राज्यसभा करता है। तो न्यायपालिका का विधायिका के साथ संबंध हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना? हुआ। दूसरी बात, भारतीय सुप्रीम कोर्ट में अगर न्यायाधीशों की संख्या में इजाफा करना है तो कौन करेगा? भारत की संसद करेगा। जब सुप्रीम कोर्ट का गठन 1950 में हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 8 हुआ करती थी। कितना? 8। धीरे धीरे न्यायाधीशों की संख्या 8 से 11, 11 से 14, 14 से 18, 18 से 26, 26 से 31, 31 से 34 हुआ। तो ये जो न्यायाधीशों की संख्या में इजाफा किया गया किसके द्वारा? भारत की संसद के द्वारा। भारत की संसद के द्वारा। और संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा यानी कार्यपालिका विधायिका दोनों आ गया। तो क्या ये बात हम कह सकते हैं कि भारतीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों का एक दूसरे के साथ पारस्परिक संबंध है? एकदम से कह सकते तीनों संगठन का एक दूसरे से पारस्परिक संबंध है। अब एक बात आपसे पूछा जाता है, संसद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। ठीक है, तो ये जो है भारतीय राज्य व्यवस्था एक सामान्य परिचय का ओवरव्यू हुआ। समझ गए? अब देखिए, आपको हम 5 मिनट का समय देते हैं। आप अपने मोबाइल को खोलिए, डाउनलोड कीजिए और उसको पढ़िए। देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था एक सामान्य परिचय क्लियर हो जाएगा आपका। 1 मिनट में पढ़िए उसको, टेलीग्राम पर जाकर के। भारतीय राज्य व्यवस्था एक सामान्य परिचय, फिर संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को प्रारंभ करेंगे। जल्दी पढ़िए।
नहीं भी है तो कोई दिक्कत ना है, सब बात बताइए दिया, लेकिन कुछ लोग के पास मोबाइल है ना तो वो अपना पढ़ेंगे ना। मिला जी? ए बकलोल भी सब नहीं मिला है, नहीं मिला। देखिए लड़की को तो मिल गया है, दीजिए दीजिए बताते हैं। नोट हम लिखे तो हमको नहीं पता है कौन पेज में है। पेज नंबर 22, 23, 24, पेज नंबर 22, 23, 24 जो नोट है, नोट में पेज नंबर 22, 23, 24 को पढ़िए। पेज नंबर 22, 23, 24 जो नोट है उसमें पेज नंबर 22, 23, 24 को पढ़िए। जिनके पास है पढ़िए, ना है मुंह देखिए एक दूसरे का। पढ़ लिए? अरे गुरुजी सब पढ़िए ना, वो कहां जा रहे हैं? टोपी वाला ए, 22, 23, 24 पेज नंबर भी बता दे, तब पर भी वो लोग को अभी तक नहीं मिला। एकदम लड़की को सही में दिमाग नहीं होता ना वो। चलिए पढ़ लिए। क्या हुआ जी, डाउनलोड नहीं हुआ? नेट नहीं चल रहा है? आप लोग का नेटवर्क ही नहीं सही, आप लोग मोबाइल रूम पे इतना चला के आए होंगे, नेट होवे नहीं करेगा। लड़का लोग देखिए मोबाइल नहीं चलाता है, सब का खुल गया है। पूरा डाटा आप लोग का तो रहबे करता होगा, इन लोग का खत्म हो जाता है। पढ़ लिए जी? आइए अब हम इस वजह से पढ़वाना चाह रहे थे कि नोट में देख लीजिए जो बात बताए वही सब ना है, वही सब ना है। चलिए ठीक है, अब अगले चैप्टर की शुरुआत करें। एक बार इसको रिवाइज कर ले हम लोग, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है चलिए। अल्लाह ने, आइए अपन कीजिए मोबाइल। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान किसको प्राप्त? सर्वोच्च स्थान। चलिए, विश्व का प्रथम लिखित संविधान। भारत का संविधान कैसा है? ब्रिटेन का। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश? सबसे छोटा संविधान। संविधानवाद की शुरुआत कहां से? ब्रिटेन से ना। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? संविधान सभा में अंबेडकर साहब का चुनाव आजादी से पहले कहां से? आजादी के बाद। अच्छा, बंबई प्रेसिडेंसी से जो संविधान सभा के सदस्य अंबेडकर साहब बन पाए थे, किसके कारण बन पाए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझ गए? चलिए इसके बाद आगे बताएंगे। किसी भी लोकतांत्रिक देश के पास कितनी प्रमुख समस्या? पहला, दूसरा, तीसरा। और भारत में विधि का निर्माण कौन करती है? कौन? और लागू कौन करवाता? और विवाद जो होता है उसका निपटारा विधायिका के अंतर्गत क्या क्या आता है? कार्यपालिका के अंतर्गत, न्यायपालिका के अंतर्गत। क्या विधायिका कार्यपालिका पर निर्भर है? कार्यपालिका विधायिका पर, न्यायपालिका कार्यपालिका पर, न्यायपालिका विधायिका पर। तीनों के बीच पारस्परिक संबंध है? हाँ है। समझ गए? हाँ है। इसके बाद आगे बताइएगा। भारत के भीतर कानून का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था। 1947 से पहले भारत को राज्य कहा जाता था, क्यों नहीं कहा जाता? संप्रभुता भारत में, भारत सरकार में संप्रभुता। अच्छा, राज्य होने के लिए कितने तत्वों का? कितने तत्व? कौन कौन? राज्य का सबसे आवश्यक तत्व संप्रभुता। इसके बाद आगे बता। भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना कब हुआ है? कौन युद्ध से? भारत में ब्रिटिश सत्ता का स्थापना कब हुआ है? कौन युद्ध से? अच्छा, बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कब किया गया? 1773 के बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कब किया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल,
बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय, भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय 1858। चलिए आगे बताइएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर, अंतिम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम वायसराय, अंतिम वायसराय। एक बार फिर से, बंगाल का प्रथम गवर्नर, अंतिम गवर्नर, प्रथम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम वायसराय, अंतिम वायसराय। क्लियर? इतना ही ना बताएं, इतना ही है भी उसमें है। बट है आप लोग बड़ी अजीब हाल हो। इसी कारण जानते हैं, इसी सब कारण 1200 जितना वैकेंसी आएगा उतने विद्यार्थी को चुनेंगे, फालतू सबको भगाएंगे। पीछे में कुछ लोग हल्ला कर रहा है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, समझ गए? ज्यादा हल्ला कीजिएगा बाहर कर देंगे हम, पता करके बोलेंगे देखने के लिए स्टाफ को बैठ करके देखेगा, समझे? और यही कारण है, जितना वैकेंसी आएगा उतने विद्यार्थी को चुनेंगे। पढ़ाने के लिए पढ़ाएंगे सबको, लेकिन जो अनुशासन में रहेगा, जो हमारी बात मानेगा, उसी को रखेंगे अपने संसर्ग में, उसी का रिजल्ट होगा, समझ गए? नहीं तो अनुशासन में रहिए, समझे? अरे सही बता रहे हैं हम आपको। आगे नोटिफिकेशन आने दीजिए ना, जितना वैकेंसी आएगा उतने विद्यार्थी को चूज करेंगे आप ही में से, और उसमें चूज किया हुआ विद्यार्थी भी बदमाशी करेगा, बाहर कर देंगे उसको, समझ गए? देखिए जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अनुशासन में रहने का प्रयास कीजिए, समझे? और अपने भीतर जो है स्टेबिलिटी लाइए। अरे हम भी तो आप ही में से एक हैं, ऐसा थोड़ी कि हम मंगल ग्रह से आए हैं। जब हम पढ़ा सकते हैं तो आप पढ़ क्यों नहीं सकते हैं? अजीबो गरीब हाल बना करके रखे हुए हैं। यानी लगता है, यानी 1 से 1.5 घंटा मुश्किल से हम 4:30 बजे आए हैं, 4:30 बजे से पढ़ाना प्रारंभ किए हैं, 1.5 घंटा होने वाला है। कौन ज्यादा हो गया है? हम नहीं थके हैं, आप थक गए। हम खड़ा है, हम बोल रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, आप सुन रहे हैं, सुनने में आप थक गए हैं। इसी में चाहते हैं कि जो है पता नहीं क्या लग जाए। यानी 2 घंटा बैठने का कैपेसिटी नहीं है, और रिजल्ट चाहिए इसको। लाखों में से लाखों में आ जाइएगा। चलिए अब पहला चैप्टर, संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। देखिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा चीजों को। अब समझिए, आपको जो जैसे एक चीज को समझाते हैं तब इस पर आइएगा। हाल फिलहाल की घटना है, कर्नाटक। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत विधानसभा चुनाव में हुई है, कांग्रेस की सरकार बनी है। क्या जब इलेक्शन आयोग चुनाव की घोषणा कर दिया, उसके बाद जाकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, कर्नाटक के लोकल लीडरशिप डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सब लोग प्रचार प्रसार किए। क्या सिर्फ इतना प्रचार प्रसार मात्र से कांग्रेस की जीत कर्नाटक में हो गई? नहीं। ये तो ठीक है, इतना चीज तो ठीक है, लेकिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव के जीत की पृष्ठभूमि राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा किया, और सबसे लंबा समय कर्नाटक में जानबूझकर इसलिए गुजारा क्योंकि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने थे। तो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, वो कर्नाटक में कांग्रेस के विधानसभा चुनाव जीत की पृष्ठभूमि को तैयार किया, भारत जोड़ो यात्रा। और उसमें 4 चांद तब लगा दिया गया जब कांग्रेस लीडरशिप के बड़े बड़े नेता जाकर वहां पर अपना चुनाव अभियान किए, भाषण दिए, जनता से वादा किया, 5 चीज लागू करेंगे प्रथम कैबिनेट बैठक में। यह बात हुई। उसी प्रकार से भारत का संविधान सभा ने बनाया, ठीक है, लेकिन भारतीय संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि तब ही रख दी गई थी जब अंग्रेजों ने भारत में शासन करने को लेकर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था। तो अंग्रेजों के द्वारा या ब्रिटिश संसद के द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पारित करने से लेकर 1935 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक ये जो तमाम एक्ट पारित किए गए हैं, ये एक्ट राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की तरह है। और संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में संविधान का निर्माण कर दिया। ये चुनाव प्रचार की तरह है। चुनाव के समय कुछ समझ में आ रहा है? अब
की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नामक चैप्टर में हमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक जो ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किए गए हैं, इन अधिनियमों की क्या विशेषता है, इन अधिनियमों के विशेषता को ही हम लोगों को यहां पर पढ़ना है। आपसे आपके परीक्षा में इन अधिनियमों के विशेषता से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। जैसे प्रश्न आता है, किस एक्ट के तहत भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो 1813 का चार्टर एक्ट। किस एक्ट के तहत भारत में मुगल सत्ता का अंत कर दिया गया? तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। किस एक्ट के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया? 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत। किस एक्ट की सबसे प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता है? 1935 के अधिनियम की विशेषता है। किस एक्ट के तहत प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया? 1919 के अधिनियम के तहत। किस एक्ट के तहत महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दिया गया? 1919 के तहत। इस प्रकार के प्रश्न आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस चैप्टर में हम लोगों को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है, इन तमाम अधिनियमों की विशेषता को पढ़ना है। अब यहां पर एक बात को आप समझिएगा कि अंग्रेज, आप सब लोग जानते हैं ये बात कि अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक, लगभग 200 वर्षों तक, 190 वर्ष, लगभग 200 वर्ष मान लीजिए, अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक भारत में शासन किया। और अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक भारत में शासन दो रूप में किया। अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक शासन भारत में दो रूप में किया। एक ब्रिटिश कंपनी का शासन रहा है, ब्रिटिश कंपनी का शासन भारत में रहा है, और एक ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज का शासन रहा। ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज का शासन रहा है, या रानी का शासन रहा है, महारानी विक्टोरिया का शासन रहा है। अब भारत में ब्रिटिश कंपनी का शासन 1757 से लेकर 1857 तक, और ब्रिटिश ताज का शासन 1858 से 1947 तक, 1858 से 1947 तक। देखिए, आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो आपको यह बताया जाता है इतिहास में कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। 1600 ईस्वी में हुई। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कंपनी की स्थापना का उद्देश्य था, कंपनी की स्थापना का उद्देश्य था भारत तथा पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करना। इसी उद्देश्य से कंपनी की स्थापना हुई। जिस समय कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को भारत तथा पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। गौर से सुनिएगा इस बात को। एलिजाबेथ प्रथम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 ईस्वी में भारत तथा पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। एकाधिकार का मतलब क्या होता है? एकाधिकार का मतलब होता है, एकाधिकार शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक प्लस अधिकार, एक प्लस अधिकार, एक प्लस अधिकार। मतलब अगर कोई अधिकार, कोई शक्ति सिर्फ एक व्यक्ति को हो तो उसे ही एकाधिकार कहा जाता है। जैसे इस कोचिंग में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पर हमारा एकाधिकार है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स पर बिट्टू झा सर का एकाधिकार है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हम ही पढ़ाते हैं, हर बैच में हम ही पढ़ाते हैं। ये नहीं कि हम अपने नाम पर एडमिशन ले ले, दूसरे टीचर से आपको पढ़वा देना, बिट्टू झा सर के नाम पर एडमिशन ले ले और दूसरे टीचर से पढ़वा देना। तो अगर किसी चीज को लेकर एक ही व्यक्ति को अधिकार हो, उसी को एकाधिकार। जैसे मान लिया जाए हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी पढ़ाने लगे और बिट्टू सर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी भी पढ़ाने लगे, यानी दोनों आदमी सब चीज पढ़ाने लगे, तो मतलब एकाधिकार खत्म हो गया हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पर मेरा और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पर उनका। जैसे मुसल्लमपुर हाट में अगर आलू एक ही व्यापारी बेच रहा है पूरे हाट में, तो मतलब आलू के ऊपर उसका एकाधिकार है, आलू के ऊपर उसका एकाधिकार है। और देखिए आगे जो है, जो घटना चक्र सबसे होमवर्क सब देते हैं, इस सबको धीरे धीरे समाप्त कर देंगे। नोटिफिकेशन आने के बाद घटना चक्र सबसे होमवर्क नहीं देंगे। इसके बाद सिर्फ संस्थान के नोट पर आपको अपना एकाधिकार स्थापित करने पर काम करवाएंगे। मतलब सिर्फ संस्थान के नोट ही आपके लिए होगा, समझ गए। और आगे जो है
आपको हम बार बार यही कहेंगे, अभी जो चल रहा है चलने दीजिए, लेकिन बाद में जब नोटिफिकेशन आ जाएगा ना, देखिए अभी हमको दायरा दिखाना है आपको कि आप देखिए, आप देखिए हम पूर्वावलोकन से होमवर्क क्यों देते हैं, रीजन है। देखिए कोई भी एक भी कोई कदम उठाते हैं ना तो उसके पीछे रीजन है। आपको दिखाना चाहते हैं कि आप देखिए, दुनिया देखिए, दुनिया इतना बड़ा है। नोटिफिकेशन आने दीजिए ना, आपकी दुनिया को हम सीमित कर देंगे, समझ गए? और उतना ही पढ़ाएंगे, उतना ही मटेरियल आपको बोल देंगे, अभी नहीं बोलेंगे, लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद सीमित चीज हम आपको दे देंगे। अभी जो पढ़ा रहे हैं पढ़िए, अभी तो काफी विस्तार पूर्वक सब चीज आ रहा है, लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद उतना ही पढ़ना है जितना से रिजल्ट होगा, समझ गए? तो इसलिए आराम से पढ़िए, और क्या कहेंगे, और कुछ नहीं कहेंगे, समझे? आगे आइएगा। तो एकाधिकार का मतलब आप समझोगे, आप समझ पा रहे हैं इस बात को? मतलब देखिए, ब्रिटेन में बहुत सारी कंपनियां थी, लेकिन उन सभी कंपनियों में भारत तथा पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी को दिया गया, और सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी जिसको दिया गया उसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके अलावा किसी भी अन्य कंपनी को व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त नहीं था। लेकिन यहां पर एक बात को समझिएगा आप, देखिए इस कंपनी को जल मार्ग से व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त था, सिर्फ जल मार्ग से। और ब्रिटेन की कंपनियां उस समय भारत के साथ व्यापार दो मार्ग से किया करती थी, एक जल मार्ग और एक स्थल मार्ग, एक जल मार्ग और एक स्थल मार्ग, एक जल मार्ग और एक स्थल मार्ग। तो इस कंपनी को जो एक अधिकार मिला था, इस संदर्भ में एक अधिकार मिला था कि जल मार्ग के माध्यम से व्यापार करने का एक अधिकार सिर्फ आपको होगा, लेकिन स्थल मार्ग से व्यापार करने का अधिकार अन्य कंपनियों को था। और इस कंपनी को तो व्यापार करने का एक अधिकार 1600 ईस्वी में मिला है, लेकिन इससे पहले भी ब्रिटेन की एक कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार मिला था। उस कंपनी का नाम था लिवेंट कंपनी। क्या नाम था? लिवेंट कंपनी, लिवेंट कंपनी। और लिवेंट कंपनी को स्थल मार्ग से लिवेंट कंपनी को स्थल मार्ग से व्यापार करने का एक अधिकार 1592-93 में दिया गया था। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले किस कंपनी को व्यापार करने का एक अधिकार दिया गया? आंसर लिवेंट कंपनी। लेकिन ध्यान में रहे, इसको स्थल मार्ग से और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जल मार्ग से। तो कुछ समझ पा रहे हैं? अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जब व्यापार करने का एक अधिकार मिला, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत व्यापार करने के लिए आई और भारत में व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। जब कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भारत में मुगलों का शासन हुआ करता था, मुगल। जब कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस समय भारत में किसका शासन? मुगलों का शासन, मुगलों का शासन हुआ करता था। मुगल का शासन हुआ करता था, मुगल का शासन हुआ करता था, मुगल का शासन हुआ करता था। अब बादशाह उस समय अकबर हुआ करते थे, अकबर 1556 से 1605। इसी बीच में 1600 आता है। तो कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह हुआ करते थे अकबर। कौन? अकबर हुआ करता था, अकबर। लेकिन कंपनी के लोग व्यापार करने के उद्देश्य से भारत 1608-9 ईस्वी में आया और उस समय बादशाह जहांगीर बन गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब भारत में व्यापार करना प्रारंभ किया था तो उस समय भारत में जहांगीर का शासन हुआ करता था। किसका शासन? जहांगीर का शासन हुआ करता था। तो कंपनी की स्थापना के समय भारत में अकबर का शासन, और कंपनी जब भारत में व्यापार करने लगा तो जहांगीर का शासन। अब बाद में जब बादशाह औरंगजेब बना तो मुगल और अंग्रेजों के बीच संघर्ष होने लगा। अब आप समझिए, अंग्रेजी कंपनी व्यापारी कंपनी थी, भारत में व्यापार कर रही थी, लेकिन व्यापार करते करते धीरे धीरे अपने आप को भारत में इतना मजबूत बना ली कि मुगल बादशाह को चुनौती देने लगा, औरंगजेब से लड़ने लगा। तो मुगल और अंग्रेजों के बीच संघर्ष की शुरुआत बादशाह औरंगजेब के समय से हुई है, और औरंगजेब का 1707 में इंतकाल हो गया, निधन हो गया। और औरंगजेब का 1707 ईस्वी में जब निधन हो गया तो औरंगजेब के निधन
होने के बाद जो मुगल बादशाह बने, औरंगजेब के निधन होने के बाद जो मुगल बादशाह बने, एकदम नालायक, निकम्मा, बेहया, कायर टाइप का बादशाह बना। तो औरंगजेब के बाद जो कायर और बेहया टाइप का मुगल बादशाह बना, उसी का फायदा, उसी का लाभ अंग्रेजों ने उठाया, और अंग्रेजों ने उसी का लाभ उठाकर भारत में ब्रिटिश सत्ता को स्थापित किया। और अंग्रेजों ने 1757 के पलासी युद्ध से भारत में ब्रिटिश सत्ता को स्थापित किया, और 1764 में बक्सर के युद्ध हुए। बक्सर के युद्ध की समाप्ति 1765 के इलाहाबाद की संधि के तहत हुई, और इलाहाबाद की संधि के तहत अंग्रेजों को भारत में कर वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ, कर टैक्स वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ। आप यहां पर एक बात को समझिएगा, किसी भी देश में सरकार का दो प्रमुख काम होता है, एक टैक्स की वसूली करना, दूसरा उस टैक्स के पैसा से देश में शासन प्रशासन चलाना। भारत में मोदी जी का क्या काम है? कोई काम नहीं। हम लोगों से टैक्स लेते हैं, अपना पर खर्च करते हैं, उससे जो बचता है उस पैसा से देश में शासन प्रशासन चलाते हैं, और क्या काम है? तो अब देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की एक कंपनी थी, व्यापारिक कंपनी थी, और वो कंपनी भारत आई। कंपनी भारत आकर भारत के साथ व्यापार किया। औरंगजेब के निधन होने के बाद भारत की राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाया, भारत में अपने शासन को स्थापित किया, भारत में शासन करने लगा, भारत में कर की वसूली करने लगा। और जब अंग्रेजी कंपनी ये सब काम भारत में करने लगा, तो ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटेन की गवर्नमेंट को डर होने लगा। ब्रिटेन की गवर्नमेंट को यह डर होने लगा कि हमारे देश की कंपनी दूसरे देश में जाकर व्यापार कर रही है, वहां की राजनीतिक सत्ता संभाल ली है, टैक्स वसूल रही है, इतनी शक्तिशाली हो गई है। अगर इस कंपनी पर नियंत्रण ना रखेंगे तो यह कंपनी कल के डेट में ब्रिटेन आकर ब्रिटेन की सत्ता का तख्ता पलट न कर दे। ब्रिटेन की सरकार को यह डर था, और इसी डर की वजह से ब्रिटेन की सरकार ने ब्रिटिश कंपनी को अपने नियंत्रण में रखने को लेकर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का महत्व इसलिए है क्योंकि यह एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा लिखित प्रथम एक्ट था, जिसके जरिए ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। अब देखिए, आपको जो हमने ये बताया है, भारत में अंग्रेजों का शासन दो रूप में हुआ है। ब्रिटिश कंपनी ने सबसे पहले शासन किया है 1757 से 1857, और फिर ब्रिटिश क्राउन या ताज ने शासन किया है 1858 से 1947। अब देखिएगा, यहां पर जब कंपनी का शासन था, तो कंपनी के शासन के समय कई सारे एक्ट पारित हुए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। ये तमाम ऐसे एक्ट है जो ब्रिटिश कंपनी के शासन के दौरान पारित हुआ। और जब भारत में ब्रिटिश कंपनी का शासन था, तो कंपनी के शासन के समय ही 1857 का विद्रोह हुआ था। कंपनी के शासन के समय ही 1857 का विद्रोह हुआ था। अब कंपनी के शासन के समय 1857 का विद्रोह हुआ, तो उस विद्रोह ने यह साबित कर दिया कि ब्रिटिश कंपनी से भारत का शासन नहीं संभल रहा है। तत्पश्चात सबसे पहले ब्रिटिशों ने 1857 के विद्रोह को दबा दिया, और 1857 के विद्रोह को दबाने के बाद कंपनी से भारत का शासन ले लिया। कंपनी को कहा, आपसे भारत का शासन नहीं संभल रहा है। कंपनी से भारत का शासन ले लिया अंग्रेजों ने कंपनी से भारत का शासन ले लिया। और फिर ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश रानी ने
भारत का शासन, भारत के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली, भारत के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। और 1858 से 1947 तक भारत के शासन की बागडोर ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के हाथ में ही रहा। और इस अवधि के दौरान 1858 का भारत परिषद अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। और अब आप कहिएगा ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटिश ताज में क्या अंतर है? तो एक बात बताइए, भारत सरकार और रिलायंस कंपनी में कोई अंतर है कि ना है? दोनों एक है कि दोनों अलग अलग है? निश्चित तौर पर दोनों अलग अलग है। रिलायंस कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, भारत सरकार है। रिलायंस कंपनी एक व्यापारिक कंपनी है, भारत सरकार एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो भारत में शासन प्रशासन को चलाती है। रिलायंस कंपनी तो अपना नमक तेल बेचती है, फिर जो है आज के डेट में रिलायंस सब चीज में इंटर कर गया है, व्यापार के हर क्षेत्र में रिलायंस इंटर कर गया है। तो व्यापारिक कंपनी और भारत सरकार जो अंतर रिलायंस कंपनी और भारत सरकार में है, वही अंतर ब्रिटिश कंपनी और ब्रिटिश क्राउन में है, ब्रिटिश कंपनी और ब्रिटिश क्राउन में है। यहां पर हमने आपको यह बात स्पष्ट किया कि कौन से अधिनियम कंपनी के शासन के समय पारित हुआ और कौन से अधिनियम ब्रिटिश क्राउन या ताज के समय पारित हुआ। तो अब यहां पर 2 मिनट आप भी मुंह चला लीजिए, तब आगे बताएंगे, मतलब याद कर लीजिए। आइए याद करते हैं। चलिए एक बात बताइएगा, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ। अच्छा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना क्यों हुई थी? भारत तथा पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने को लेकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना क्यों हुई थी? व्यापार करने के उद्देश्य। कंपनी की स्थापना के समय भारत में कौन वंश का शासन? कौन वंश का? उस समय मुगल बादशाह कौन? मुगल बादशाह। अच्छा, कंपनी जब भारत में व्यापार करना प्रारंभ किया तो कौन बादशाह? कंपनी किस बादशाह के समय व्यापार करना प्रारंभ? जहांगीर ना। चलिए इसके बाद आगे बताइएगा, कंपनी और मुगलों के बीच संघर्ष किसके समय से होना? किसके समय? औरंगजेब ना। चलिए ठीक है। इसके बाद भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना कब हुई है? 1757 के पलासी युद्ध। भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना कब हुई है? 1757 के। भारत में अंग्रेजों ने कितने रूप में शासन किया? कितने रूप में? एक कौन? दूसरा ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश कंपनी का शासन कब से कब तक? अब ब्रिटिश क्राउन या ताज का शासन। ब्रिटिश कंपनी के शासन के समय कौन कौन सा एक्ट पारित हुआ? ब्रिटिश कंपनी के शासन के समय कौन कौन सा एक्ट पारित हुआ? ब्रिटिश क्राउन या ताज के शासन के समय कौन कौन सा एक्ट पारित हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो व्यापारिक एकाधिकार दिया गया था, कौन मार्ग से व्यापार करना? कौन मार्ग? जल मार्ग ना। चलिए ठीक है, आगे बताइएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार दिए जाने से पहले किस कंपनी को भारत के साथ, कौन कंपनी को, कौन मार्ग से, कौन मार्ग से? इतना बात क्लियर? हर बात आपके नोट में है, ठीक है। अब आइए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषता। के रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषता अपने भीतर 2 से 3 घंटा बैठने का कैपेसिटी डेवलप कीजिए। सफल होने का पहला क्राइटेरिया यही है, 2 से 3 घंटा बैठने का कैपेसिटी आपके भीतर होनी चाहिए। कम से कम 2.5 घंटा, कम से कम 2.5 घंटा बैठने की कैपेसिटी होनी चाहिए। सफल होने का पहला क्राइटेरिया यही है, क्योंकि आपका परीक्षा 2 घंटे का होता है, लेकिन आधा घंटा पहले आपको इंटर करना होता है। तो उस 2.5 घंटा में कुछ नहीं, तो 2.5 घंटा कम से कम तो बैठने का कैपेसिटी डेवलप करना ही होगा। आप कुछ हो कीजिएगा तो 2.5 घंटा से पहले हम इंटरवल देवे नहीं करेंगे। और जिसका दिमाग एक जगह 2.5 घंटा तक कंसंट्रेट नहीं है, तो वो अपने जीवन में किसी कंपटीशन को फाड़ देगा, मतलब किसी कंपटीशन को निकाल लेगा, उसका औकात नहीं है।
तो सबसे पहले औकात बनाइए अपना कंपटीशन फेस करने का। तो पहला क्राइटेरिया है 2.5 घंटा एक जगह बैठना और कंसंट्रेट होकर के सुनना, समझ गए? तब दूसरा क्राइटेरिया बताएंगे आगे। चलिए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट की कई सारी विशेषताएं हैं। सबसे पहली बात, यह एक्ट जब पारित हुआ था तो इस एक्ट के पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे लॉर्ड नॉर्थ। प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ, नॉर्थ। दूसरी बात यह है, यह एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा ब्रिटिश कंपनी को अपने नियंत्रण में लाने हेतु पारित किया गया प्रथम लिखित एक्ट था, प्रथम लिखित अधिनियम था। तो आपसे पूछा जा सकता है, एम लक्ष्मीकांत को पढ़िएगा तो काफी स्पष्टता पूर्वक इस लाइन को लिखा है। हम पढ़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं महाराज, हम तो बोल दिए हैं। आपको जितना देते हैं हम उतना पचाइए ना जी। क्या बात करते हैं, दरोगा क्या? कोई भी वनडे परीक्षा में आप बेहतर कीजिएगा, समझ गए? और देखिए, एक बात बताते हैं, हमको या बिट्टू सर को, हम लोगों को पढ़ाने में थोड़ा समय लगता है। समय लगने के पीछे रीजन है कि हम लोग पूरे सिलेबस को पढ़ाते हैं, किसी भी चीज को छोड़ते नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हम लोग अछरकट्टू मास्टर ना है कि पीडीएफ लेकर के आएंगे अब पढ़ेंगे फलना चिलना ढेकना, समझ गए? तो बात यह है, और हर चीज को समझाते हैं हम लोग। कोई भी ऐसा चीज नहीं होगा जिसको स्किप कर देते, नहीं, सब चीज को समझाते हैं। अरे हमारी रणनीति को तो पटना का टीचर फॉलो करता है, समझ गए? क्योंकि कहा जाता है घर की मुर्गी दाल बराबर। तो आप हमसे पढ़ते हैं इसलिए आप हमको हल्के में ले लेते हैं, लेकिन बढ़िया बढ़िया पटना का मास्टर हमारे रणनीति को फॉलो करता है, समझ गए? आगे आइएगा। तो यह जो है प्रथम लिखित अधिनियम है, यह प्रथम लिखित अधिनियम है जिस अधिनियम के तहत कंपनी को ब्रिटिश संसद ने अपने नियंत्रण में लिया। इसके अलावे इस अधिनियम की कई सारी विशेषताएं हैं। जैसे इस अधिनियम की अगर बात करें हम लोग, तो इस अधिनियम की पहली विशेषता तो यही है कि इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर गवर्नर जनरल किया गया। देखिए, यह किया गया कि बंगाल के गवर्नर के कार्य अधिकार शक्ति में इजाफा किया गया, और बंगाल के गवर्नर के कार्य अधिकार शक्ति में इजाफा करके उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस अधिनियम के तहत ही बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बने थे। इस अधिनियम के तहत ही बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। और देखिएगा, इस अधिनियम की अगली विशेषता यह है कि इस अधिनियम के तहत बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को, इस अधिनियम के तहत बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। और इस अधिनियम ने बंगाल प्रेसिडेंसी को यह भी अधिकार दिया कि बंगाल प्रेसिडेंसी ही बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए भी कानून का निर्माण करेगी। तो इस अधिनियम की अगली विशेषता यह है कि इस अधिनियम के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी को यह अधिकार दिया गया कि बंगाल प्रेसिडेंसी ही बंबई और मद्रास के लिए भी कानून का निर्माण करेगी, कानून का निर्माण करेगी। इसके बाद इस अधिनियम में यह कहा गया कि जो ब्रिटिश कर्मचारी हैं, जो ब्रिटिश अधिकारी हैं, वो भारतीयों से जो रिश्वत लेते हैं, भारतीयों से जो घूस लेते हैं, भारतीयों से जो उपहार लेते हैं, देखिए भारत में जो भ्रष्टाचार है अंग्रेज के कारण है। भारत को अंग्रेज बहुत कुछ उपहार में देकर गया है, उसमें एक भ्रष्टाचार भी है, उसमें एक हिंदू मुस्लिम कट्टरता भी है। सब अंग्रेज का देन है, ये सब अंग्रेज का देन है। और देखिए, हम आपको एक बात कहते हैं, बहुत सारे लोग अंग्रेजी शासन को बेहतर मानते हैं। हम क्यों अंग्रेजी शासन को बेहतर मानेंगे? लोग इस आधार पर भी बेहतर मानते हैं, जैसे कि भारत के पूर्व वित्त मंत्री हुआ करते थे पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम एगो स्टेटमेंट बोले हैं, भारत गरीब देश था, अंग्रेजों ने आकर के भारत को बेहतर बनाया। पी चिदम्बरम के इस स्टेटमेंट से एकदम से सहमत नहीं है, ना हम है ना आपको होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि भारत अगर गरीब देश होता तो अंग्रेज 200 बरस घास छिला यहां पे। भारत अगर गरीब देश होता
तो अंग्रेज व्यापार करने के लिए यहां आता है। भारत बहुत अमीर देश था, भारत को लूटा। अगर वो आया भी, अगर उसको लगता भारत में कुछ नहीं है, चला ना जाता जी, लेकिन रहा ना जी। 1600 से लेकर 1947, 1700, 1800, 1900, 1900 लगभग 350 बरस रहा। घास थोड़े छील रहा था, भारत को लूट रहा था, भारत को दीमक की तरह खा रहा था, भारत को खोखला कर रहा था। अरे आज का मानव तो ऐसे ही स्वार्थी है। अंग्रेज तो बहुत बड़ा स्वार्थी था। अंग्रेज लॉ जानता था, दो नहीं जानता था, लेना जानता था, देना नहीं जानता था। किसी से 10 रुपया ले लेता अंग्रेज, किसी को 1 पैसा नहीं देता था। तो 350 बरस घास छीलने के लिए था, पी चिदम्बरम के अनुसार। समझ गए? तो अब समझिएगा यहां पर कि अंग्रेज की अगर हम बात करें तो हम आपको यहां पर यह बताना चाह रहे थे कि इस अधिनियम की जो अगली विशेषता है, अगली विशेषता यह है कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इस एक्ट में यह भी कहा गया कि जो अंग्रेज अधिकारी और कर्मचारी उपहार लेते हैं, अंग्रेज कहता था रिश्वत को उपहार, गिफ्ट कहता था, और जबकि उठा रिश्वत, रिश्वत लिखेंगे, उपहार नहीं लिखेंगे, रिश्वत, रिश्वत लेता था। कंपनी के कर्मचारी और अधिकारियों के रिश्वत लेने पर रोक लगा दिया गया। इसके बाद इस अधिनियम में यह कहा गया कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा, यह बात इस अधिनियम में कहा गया। और इस अधिनियम के तहत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का गठन 1774 में हुआ। और कलकत्ता में जब सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ तो उस समय कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट में 4 न्यायाधीश का प्रावधान किया गया। कहा गया एगो मुख्य न्यायाधीश तथा 3 गो अन्य न्यायाधीश होंगे। कलकत्ता में जब सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ तो जो एक मुख्य न्यायाधीश है वह बनाया गया सर एलिजाह इम्पे। किसे बनाया गया? सर एलिजाह इम्पे, इम्पे को बनाया गया। और 3 अन्य न्यायाधीश हाइड, चैम्बर्स और लिमेस्टर, हाइड, चैम्बर्स और लिमेस्टर, हाइड, चैम्बर्स और लिमेस्टर को बनाया गया। देखिए ये तमाम प्रावधान किए गए। आप एक तरफ देख रहे हैं कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन हो रहा है, और एक दूसरे तरफ आप ये देख रहे हैं कि गवर्नर के कार्य अधिकार शक्ति में इजाफा करके गवर्नर जनरल बना दिया जा रहा है। ये तो ठीक है। इस अधिनियम का प्रयास यह था कि भारत में कंपनी के शासन को बेहतर बनाना है, लेकिन उसमें अंग्रेजों से भूल हो गई। भूल क्या हो गई? भूल यह हो गई कि बंगाल के गवर्नर जनरल और कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के कार्य का निर्धारण नहीं किया गया, यानी काम नहीं बांटा गया था, काम नहीं बांटा गया था। तो अब होता यह था कि सुप्रीम कोर्ट गवर्नर जनरल के काम में दखल अंदाजी कर देता था और गवर्नर जनरल सुप्रीम कोर्ट के काम में दखल अंदाजी कर देता था। दोनों एक दूसरे के काम में दखल देने लगा, दोनों एक दूसरे के काम में दखल देने लगा, दखल देने लगा। और यही कारण है कि इस एक्ट को प्रयास और भूल की संज्ञा दी जाती है। इस एक्ट को प्रयास और भूल की संज्ञा दी जाती है। प्रयास और भूल, प्रयास और भूल की संज्ञा दी जाती है। तीसरी बात यह है कि इस एक्ट में जो कमियां रह गई थी, जो भूल हो गई थी, उस भूल को सुधारने हेतु इस एक्ट में संशोधन किया गया। और इस एक्ट में जो कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर करने के लिए 1781 ईस्वी में एक एक्ट आया जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट अर्थात बंदोबस्त कानून। बंदोबस्त कानून हिंदी में, एक्ट ऑफ सेटलमेंट अंग्रेजी वर्ड है और इसी का हिंदी वर्ड है बंदोबस्त कानून। 1773 के लड़की बतिया रहे हैं, एक तो रेगुलर क्लास नहीं आते हैं और ऊपर से क्लासरूम में बैठ के बतियाते हैं। आपको क्या लगता है आप सफल हो जाइएगा? भरम में जी रहे हैं। अभी भी संभल जाइए, जैसे उंगली माल डाकू संभल गया था वैसे आप भी अभी भी संभल जाइए। अभी वक्त है, वक्त रहते हुए संभल जाइए आप लोग। बहुत सारा लड़का, बहुत सारी लड़की, हमको पता है, रेगुलर क्लास नहीं करता है। मुश्किल से 50% लड़का लड़की है जो रेगुलर क्लास करता है। उसे हमको घाटा थोड़े है। आप तो हमको पैसा दे दिया, हम तो पैसा ले लिए हैं आपका।
आप क्लास कीजिए नहीं कीजिए, हमको खाक फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सफलता के लिए जो पहला सूत्र बताए थे, 2.5 घंटा कैपेसिटी होना चाहिए एक साथ बैठने का। दूसरा रेगुलर क्लास, और जिस रोज जो चीज पढ़ा है उसी रोज उसका रिवीजन, साप्ताहिक रिवीजन, मासिक रिवीजन। दूसरा सूत्र सफलता का ये है, समझ गए। और जो लोग रेगुलर क्लास नहीं करते हैं, क्लास में बात करते हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप हमको क्या धोखा दीजिएगा, समझ गए। चलिए आगे आइए। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कमी क्या था? गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के काम का निर्धारण नहीं किया गया था। तो इस एक्ट के तहत, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत, दोनों के काम का निर्धारण कर दिया गया कि कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट का फलना काम होगा और बंगाल के गवर्नर जनरल का चिलना काम होगा। दोनों का काम निर्धारित कर दिया गया, बस हो गया। यही है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने के 11 वर्षों बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट के द्वारा 1784 ईस्वी में एक एक्ट पारित किया गया, जिसे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। इसके बाद जो दूसरा है वह है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। यह एक्ट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट के द्वारा पारित किया गया था। विलियम पिट के द्वारा पारित किया गया था, इसीलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। और यह जो एक्ट है, इस एक्ट को जब पारित किया गया था तो उस समय भारत में बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हुआ करता था। वारेन हेस्टिंग्स। और जो वारेन हेस्टिंग्स को इस एक्ट के प्रावधान अच्छे नहीं लगे, जिस वजह से वारेन हेस्टिंग्स ने इस एक्ट के पारित होने का विरोध किया। और वारेन हेस्टिंग्स ने इस एक्ट के पारित होने का विरोध करते हुए त्यागपत्र दे दिया अपने पद से और वापस ब्रिटेन चला गया। तो 1784 के पिट्स इंडिया पारित होने का विरोध करते हुए ही वारेन हेस्टिंग्स अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। अब इस एक्ट की क्या विशेषता है? इस एक्ट की विशेषता को जब आप पढ़ेंगे तो पहली विशेषता यही है कि इस एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद ने कंपनी पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश कंपनी पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। अब ब्रिटिश संसद कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने को लेकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर नामक संस्था का गठन किया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर नामक संस्था का गठन किया। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन ब्रिटिश कंपनी की स्थापना के साथ ही हो गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन ब्रिटिश कंपनी की स्थापना के साथ ही हो गया था। कंपनी की स्थापना के साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन हो गया था। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के व्यापारिक मामला को देखता था। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुआ था। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुआ था। और इस संस्था का काम था क्या? तो इस संस्था का काम था राजनीतिक मामला को देखना इस संस्था का काम था। तो कुछ समझ पा रहे हैं आप? क्या दोनों संस्था का गठन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुआ? नहीं ना जी। किसका हुआ? बोर्ड ऑफ क्लियर, ये हुआ। इसके बाद इस एक्ट की अगर हम बात करें तो इस एक्ट की अगली विशेषता यह है कि इस एक्ट में यह कहा गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में अगर किसी क्षेत्र को जीता जाता है तो वह जीता हुआ क्षेत्र
ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहलाएगा। वह जीता हुआ क्षेत्र ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहलाएगा। एक बार फिर से इस लाइन को बोल रहे हैं। इस एक्ट में यह कहा गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अगर भारत में किसी क्षेत्र का विजय करती है तो वह विजित क्षेत्र क्या कहलाएगी? तो वह विजित क्षेत्र ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहलाएगा। ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहलाएगा। ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहलाएगा। अब इस एक्ट की अगर हम लोग बात करें तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में संशोधन हुआ। उसमें भी कुछ कमियां रह गई थी। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में जो कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर करने को लेकर 1786 में संशोधन हुआ। और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में संशोधन 1786 में हुआ। 1786 में हुआ। जो 1786 का एक्ट है, 1786 का एक्ट अमेंडमेंट एक्ट कहलाता है। अमेंडमेंट एक्ट कहलाता है। अमेंडमेंट एक्ट कहलाता है। और जो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट है, इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार दिया गया। वीटो का अधिकार दिया गया। वीटो का अधिकार दिया गया, अर्थात विशेषाधिकार दिया गया। वीटो लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है रोकना। यानी जैसे आप समझिए वीटो को ऐसे मान लिया जाए कि आप चाहते हैं कि दिल्ली जाए पढ़ने के लिए, ठीक है। आपने अपने गार्जियन को कहा कि हमको दिल्ली जाना है पढ़ने के लिए। मम्मी को कुछ कहिएगा, मम्मी मान जाएगी, ठीक है। माँ होती ही ऐसी है, कुछ भी कहिएगा मान जाएगी। लेकिन बाबूजी को बहुत सोचना पड़ता है, आगे का पीछे का। तो मम्मी को कहिएगा तो कहेगी एकदम चले जाओ दिल्ली। उसको कहिएगा अमेरिका देंगे तो कहेगी चले जाओ अमेरिका। लेकिन पैसा तो मम्मी को देना होता नहीं है, पैसा तो बाबूजी को देना होता है। तो सोचते हैं कि दिल्ली में रहेगा तो 18 से 20 हजार खर्चा होगा, उतना मेरा इनकम हाई नहीं, तो कैसे भेजे। पिताजी भी चाहते हैं कि आपको भेज दे, लेकिन अपना भी तो सब चीज देखना होता है। एगो पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है तो माँ बाप जो है जमीन बेच कर भी पढ़ा देता है, और एगो होता है लुच्चा लफुआ विद्यार्थी, जैसे जो हल्ला करने वाला वो लुच्चा लफुआ विद्यार्थी है, समझ गए। तो अगर आप लुच्चा लफुआ टाइप के हैं तो पिताजी के पास पैसा है भी तब पर भी कहेगा ना ना। अगर आप पढ़ने वाले हैं जमीनों बेच के पिताजी भेज देंगे, समझ गए। तो अगर आप लुच्चा लफुआ हैं, कितनों मम्मी को मना लिए, पैसों है घर में, बाबूजी अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर देंगे, वीटो का प्रयोग कर देंगे, पैसे नहीं देंगे, पैसा रोक देंगे, कहेंगे पैसे नहीं देंगे, जाओ उड़ो। अब पैसा नहीं मिलेगा तो कहां जाइएगा? पैसा रहेगा तब ना फरफराइएगा, पैसे नहीं है तो खाक फरफराइएगा। मतलब जैसे परिवार में पैसा के ऊपर पिताजी का नियंत्रण रहता है, पिताजी का विशेषाधिकार रहता है, किसको देना है, किसको नहीं देना है, किसको कितना देना है, ये सब पिताजी सामान्य तौर पर निर्धारित करते हैं। तो पैसा को लेकर परिवार में पिताजी के पास विशेषाधिकार होता है, वीटो का अधिकार होता है। अच्छे हैं तो पैसा मिलेगा, बुरे हैं तो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा है घर में वाजिब रखा हुआ लेकिन नहीं मिलेगा। तो यही विशेषाधिकार होता है, रोकने का अधिकार। तो जो आपको 1786 का अमेंडमेंट एक्ट है, 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार दिया गया। वीटो का अधिकार दिया गया। यह 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के विषय में हुआ। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट पारित होने के 9 वर्षों बाद 1793 में एक एक्ट पारित हुआ, जिसे 1793 का चार्टर एक्ट कहा जाता है। 1793 का चार्टर एक्ट कहा जाता है। अब 1793 के चार्टर एक्ट की कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषता है? तो 1793 के चार्टर एक्ट की पहली विशेषता यह है कि इस एक्ट के तहत पहली बार कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को सीमित करने का प्रयास किया गया। सीमित करना और समाप्त करना दोनों एक बात है? नहीं, दोनों अलग अलग बात है। 1793 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को सीमित करने का प्रयास किया गया। अब कहिएगा कैसे सीमित करने का प्रयास किया गया? इस रूप में कह सकते हैं सीमित करने का प्रयास किया गया क्योंकि इस एक्ट में कहा गया कि अगले 20 वर्षों तक कंपनी को भारत में व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त रहेगा। 20 वर्षों के बाद सोचा जाएगा कि व्यापारिक एकाधिकार कंपनी का बना रहे या नहीं बना रहे। तो इस रूप में कह सकते हैं कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को सीमित करने का प्रयास किया गया।
पहली बात। दूसरी विशेषता इस अधिनियम की यह है कि इस अधिनियम के तहत कहा गया कि कंपनी के अधीन जो अधिकारी और कर्मचारी है उसको वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। उसको वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। उसको वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। यह दो प्रमुख विशेषता 1793 के चार्टर एक्ट की है। 1793 के चार्टर एक्ट पारित होने के ठीक 20 वर्षों बाद 1813 ईस्वी में एक एक्ट पारित हुआ जिसे 1813 का चार्टर एक्ट कहा जाता है। 1813 का चार्टर एक्ट कहा जाता है। 1813 के चार्टर एक्ट की कई सारी विशेषताएं हैं। 1813 के जो चार्टर एक्ट की कई सारी विशेषताएं हैं उसको आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले याद कीजिए, ठीक है? आइए बोर्ड पे। गुरुजी लोग, इससे पहले तो हम लोग याद कर लिए। बताइए रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1700। देखिए यही क्वेश्चन जो है कितना आसान क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन 10 दिन के बाद किसी लड़की से उठा करके पूछेंगे या किसी लड़का से उठा करके पूछेंगे, जवाब नहीं देगा, नहीं देगा जवाब। क्योंकि जब याद करना होता है तो आप याद ही नहीं करते हैं। जब रिवीजन करना होता है तो आप रिवीजन ही नहीं करते हैं। और जो बात कहते हैं उसको आप फॉलो ही नहीं करते हैं। आप क्या कीजिएगा? हम बोले हैं फल्ला नोट पढ़िए, आप चिल्ला नोट, फल्ला भी पढ़िएगा, चिल्ला भी पढ़िएगा, ढेकना भी पढ़िएगा। नहीं फल्ला आपका अपना हो पाएगा, ना चिल्ला नहीं ढेकना, कुछ भी आपका अपना नहीं हो पाएगा। देखिए एक नोट पढ़िए, बार बार पढ़िए। 72 बुक पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 72 बार पढ़िए, और तब तक पढ़िए जब तक कि पूरा उस पर अपना नियंत्रण नहीं हो जाता है आपका। समझ गए? ये होना चाहिए, आप समझ गए? आइएगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जब पारित हुआ था तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? कौन था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब पारित हुआ था तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? अंग्रेजों के द्वारा पारित किया गया प्रथम लिखित अधिनियम जिसके तहत ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। आए? अच्छा, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कौन एक्ट के तहत? किस एक्ट के तहत बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी में मिला लिया गया? किस एक्ट के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी को बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया? किस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी जो भारतीयों से उपहार या रिश्वत लेते हैं वह नहीं लेंगे? रिश्वत पर प्रतिबंध कौन अधिनियम के तहत? कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का गठन कौन अधिनियम के तहत? कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ? 1700। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ? कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश? मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश। एक बार फिर से, कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ है? आए? मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश। किस एक्ट को प्रयास और भूल की संज्ञा दी जाती है? आए? प्रयास और भूल की संज्ञा, प्रयास और भूल की संज्ञा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए कब एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया? आए? एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया? बंदोबस्त कानून कब आया? कौन एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए? पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ है? ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने पारित किया? किस एक्ट का विरोध करते हुए वारेन हेस्टिंग्स त्यागपत्र दे दिए? आए? किस एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया? अच्छा, ब्रिटिश कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के लिए कौन सी 2 संस्था हुआ करती थी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या काम किया करता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। अच्छा, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुआ या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन तो कंपनी की स्थापना के साथ ही हो गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन कंपनी के स्थापना के साथ हुआ, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन 1784 के एक्ट से। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन कौन अधिनियम के तहत? किस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जीते गए क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाएगा? हाँ, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में संशोधन कब हुआ? 1700 क्लियर। किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार दिया? आए? किस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारी के अधिकार को सीमित करने का प्रयास किया? आए? 1700 क्लियर है। कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, कौन अधिनियम में कहा? आए? इसमें क्लियर है और सब बढ़िया है। देखिए एगो बात बताते हैं, संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर डेली टेस्ट का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन जाता है।
प्रयास कीजिएगा याद करने का। अगर नहीं याद होता है तो कम से कम क्वेश्चन आंसर 50 क्वेश्चन आंसर निश्चित तौर पर याद कीजिएगा। और आज के डेट में जो हम दे रहे हैं क्वेश्चन, वो ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक से दे रहे हैं। टेस्ट में हम आपको बोले भी हैं, पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन दे रहे हैं, हिस्ट्री में एस के पांडे से क्वेश्चन दे रहे हैं, ज्योग्राफी में महेश कुमार बर्नबाल, माजिद हुसैन, खुल्लर, पेरियार, दृष्टि क्विक बुक, समझ गए। कि 5 बुक में से कोई भी एक बुक उठा करके ज्योग्राफी से क्वेश्चन देते हैं। डेली टेस्ट जो सोमवार से शुक्रवार होता है, सप्ताह में 2 मेरा टेस्ट होता है। सप्ताह में तो मात्र 5 गो टेस्ट होता है, 250 क्वेश्चन जाता है। 250 क्वेश्चन का ही नहीं याद कीजिएगा, ठीक है। चलिए, और सब बढ़िया है। चलिए, आज के लिए इतना ही।